तो बात कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले बताएंगे पुंछ में इंडियन एयरफोर्स काफिले पर हमला करने वालों की हो गई है पहचान। बताएंगे पाकिस्तानी पूर्व कमांडर से लेकर ये लोग रहे शामिल, ये आतंकवादी रहे शामिल। तो वहीं क्या पाकिस्तान में फिर नया प्रधानमंत्री की होने वाली है ताजपोशी। बताएंगे क्या पाकिस्तान में चेंज होगा पीएम। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पुराने प्यादे पर फिर रख दिया हाथ। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पाकिस्तान से। तो वहीं आपको बताएंगे युद्ध की तैयारी में जुट चुका है चीन, छात्रों के लिए अनिवार्य करने जा रहा सेना की ट्रेनिंग। तो वहीं भारत के समर्थन में खुलकर आया रशिया, अमेरिका को जमकर लगाई फटकार। बताएंगे किस मुद्दे पर। तो वहीं जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस ने किया तलब। बताएंगे क्या है मुद्दा, सारी जानकारियां बताएंगे। कैसे अकबरपुर को लेकर योगी जी ने बड़ा बयान दिया है, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जरूरी खबर बता दें पुंछ में इंडियन एयरफोर्स काफिले पर हमला करने वालों की हो गई है पहचान। पाकिस्तानी पूर्व कमांडर से लेकर ये रहे शामिल। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 दिन पहले एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सूत्रों ने बताया है कि आतंकवादियों ने जैशे मोहम्मद के सहयोगी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PFF के लिए हमले किए। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए राजौरी और पुंछ के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कई संदिग्धों की पहचान भी कर ली है और कई लोगों से 3 आतंकवादियों के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ भी की गई है। PAFF एक जैश समर्थित आतंकवादी समूह है जिसने पिछले साल दिसंबर में पुंछ में सेना के वाहन पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। तो वहीं आपको यह भी बता दें आज की अभी की बड़ी खबर है, कुलगाम एनकाउंटर में ढेर हुआ एक और आतंकी सुरक्षा बलों को मिली बहुत बड़ी सफलता। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार यानी 8 मई को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया है। कुलगाम एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को यह तीसरी सफलता मिली है। एक दिन पहले ही सैन्य बलों ने 2 आतंकवादी मार गिराए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले के रेडवानी इलाके में मुठभेड़ स्थल के पास घरों की तलाशी के दौरान वहां छिपे एक आतंकवादी के साथ गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज एक आतंकवादी मारा गया और उसकी पहचान की जा रही है, यानी कि मरने वाले आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है। ऐसे में अपने इंडियन आर्मी को आप लोग थैंक यू कहना मत भूलिएगा और साथ ही साथ जय हिंद कह दीजिएगा। तो वहीं अब आपको सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बता दे, जहां क्या पाकिस्तान में फिर नए प्रधानमंत्री की होने वाली है ताजपोशी। पाकिस्तानी आर्मी ने पुराने प्यादे पर फिर रखा हाथ। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट सुनाई दी। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर पुरानी दुश्मनी भुलाकर इमरान खान से हाथ मिलाना चाहते हैं। दुनिया भर में अपनी बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने फैसला किया है कि वो इमरान खान की जुबान पर लगाम लगाने के लिए ताकत का नहीं बल्कि कूटनीति का सहारा लेंगे। इसी के तहत उन्होंने इमरान खान को दोस्ती का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो आसिम मुनीर गुपचुप तरीके से रावलपिंडी की अदियाला जेल गए और इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से बयान आया है कि इमरान खान अपनी टिप्पणियों के लिए सेना से माफी मांगे। अंदर की खबर यह है कि माफी तो सिर्फ बहाना है। इमरान खान और आसिम मुनीर की डील फाइनल हो चुकी है। जी हां, सूत्रों की माने तो इमरान खान के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते ही पाकिस्तान की सेना उन्हें सत्ता में वापस लाने की तैयारियां शुरू कर देगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ऐसा होने पर नवाज शरीफ को एक बार फिर से पाकिस्तान छोड़ना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, हालांकि ये खबरें कितनी सही है कितनी गलत ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन इमरान खान का लगातार सेना के खिलाफ जहर उगलना और सेना का उनके आरोपों को खारिज करना कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर करता है कि आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक वहां की शक्तिशाली आर्मी को कभी भी मजबूत सरकार पसंद नहीं रही है। वो उसी पार्टी और नेता को आगे बढ़ाती है जो उसके इशारे पर नाचते रहे। अब चूंकि मुस्लिम लीग और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP का मजबूत गठबंधन सरकार में है, ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी को अपनी मनमर्जी चलाने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा वो एक बार फिर से जुगाड़ करके इमरान खान को सत्ता में लाने की कोशिश में जुट गई है, जो उसके इशारे पर नाचते रहे और वही करे जो पाकिस्तानी आर्मी उनसे चाहती है। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हमने आपको जी न्यूज में छपी ये बड़ी खबर बताई है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फिर पाकिस्तान में नए पीएम का चुनाव होगा? क्या इमरान खान फिर से पीएम बनेंगे पाकिस्तान के? क्या पाकिस्तान इन
इन्हीं चीजों में उलझता रह जाएगा। क्या पाकिस्तान की जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है वहाँ के हुक्मरानों के द्वारा? क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और ये तो सबसे बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान गर्त में जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्थित सरकार है ही नहीं जो हमेशा हमेशा के लिए टिकी रहे, या लगातार पूरे कार्यकाल के लिए सरकार टिकी रहे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करे, और वो है विकास। जब अपनी कुर्सी ही नेता लोग नहीं बचा पा रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो देश को क्या ही बचाएंगे। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, युद्ध की तैयारी में जुटा चीन छात्रों के लिए अनिवार्य करने जा रहा सेना की ट्रेनिंग प्राइमरी स्कूल तक शामिल। जी हाँ, चीन ने विश्वविद्यालयों और स्कूलों में सैन्य प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए अपने राष्ट्रीय रक्षा शिक्षा कानून में संशोधन करने का फैसला लिया है। इस संबंध में कानून का मसौदा तैयार हो चुका है, जिसे अप्रैल में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने पहली बार पेश किया। मसौदे में यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए भी सैन्य प्रशिक्षण की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह कानून में संशोधनों पर चर्चा शुरू की है। मई के अंत तक इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई हैं। निक्केई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई विश्वविद्यालयों ने पहले ही बूट कैंप शुरू कर दिए हैं। इन कैंपों में छात्रों को आग्नेयास्त्रों का उपयोग और लोड करना और बख्तरबंद वाहन चलाना भी सिखाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी इंसानों तक सीमित मामला नहीं है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एआई, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों की ओर भी इशारा करते हुए कहा है कि ये तकनीक भी चीन की सेना के आधुनिकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि चीन में छात्रों के लिए सेना की जो ट्रेनिंग है वो अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि अब कहीं ना कहीं स्कूल के हर एक छात्रों को, विद्यालय के हर एक छात्र को सेना को लेकर रोचक पैदा की जाएगी। और कहीं ना कहीं चाइना ये चाह रहा है कि भारी मात्रा में लोग सेना को ज्वाइन करे और दुश्मनों पर हावी होने की कोशिश कर सके चाइना। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि भारत पर अगर इन शक्तियों की आजमाइश हुई तो भारत हर तरीके से जवाब देना जानता है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और वहीं आपको बता दें, भारत के समर्थन में खुलकर आया रशिया अमेरिका को जमकर लगाई फटकार। निज्जर के मामले पर सुपर पावर को सुना डाला। जी हां, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की प्लानिंग का आरोप अमेरिका भारत पर लगाता है। इस मामले में अब भारत के समर्थन में रूस आ गया है। रूस ने इस मुद्दे पर अमेरिका को लताड़ लगाई है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा का कहना है कि पन्नू से जुड़ी साजिश में भारत की संलिप्तता के आरोप अमेरिका की ओर से एक देश के रूप में भारत का अपमान है। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ ही कहा था कि अमेरिका भारत की ओर से जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश भारत के एक अधिकारी ने रची थी। इसको लेकर निखिल गुप्ता नाम के भारतीय नागरिक को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। जखारोवा से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेरिका ने अभी तक भारतीय नागरिकों की कथित संलिप्तता का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। पन्नू की हत्या की तैयारी में किसी भी सबूत के अभाव में अटकलें बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। यानी कि अमेरिका जिस प्रकार से निराधार और झूठे आरोप भारत पर लगा रहा है, वहीं रशिया ने जो समर्थन दिया है भारत को, ऐसा लग रहा है कि भारत को कोई बहुत पुराना मित्र कह रहा है कि तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बदला लूंगा अमेरिका से। कुछ इस प्रकार की सहानुभूति इनके जवाब में नजर आई है। ऐसे में रशिया के साथ भारत के संबंधों को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, और 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। और अमेरिका को आप लोग क्या जवाब देंगे कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति बनते ही दिखाया रौद्र रूप। रशिया ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी और हाल के दिनों में रूस की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रशिया ने बुधवार को उनके देश में 7 स्थानों को निशाना बनाकर 50 से अधिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। अधिकारियों ने बताया है कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में नीपर नदी से किए गए हमलों में खेरसोन शहर में रेलवे स्टेशन और पटरियों को नुकसान हुआ है और राजधानी कीव से लगे ब्रोवेरी में 2 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों पर जीत की याद में मनाए जाने वाले स्मृति एवं विजय दिवस पर नाजी पुतिन ने भीषण मिसाइल हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कौन क्या है। पूरी दुनिया को नाजीवाद को एक और मौका देने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं बता दें, सिंगापुर वायुसेना का F-16 लड़ाकू विमान उड़ान भरते ही हुआ क्रैश। जी हां, सिंगापुर वायुसेना का F-16 लड़ाकू विमान सैन्य हवाई अड्डे पर उड़ान भरने
के दौरान क्रैश हो गया। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विमान को दोपहर करीब 12:35 पर उड़ान भरने के दौरान एक समस्या का सामना करना पड़ा। बयान में कहा गया कि विमान के तेंगाह वायुसेना अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले पायलट सफलतापूर्वक बाहर निकल गया था, इजेक्ट कर गया था अपने आप को। जी हां, मंत्रालय ने कहा कि पायलट होश में है और उसकी हालत ठीक है, उसे चिकित्सा सहायता दी जा रही है, किसी अन्य कर्मी को चोट नहीं आई है। तो वहीं आपको बता दें, सिंगापुर और भारत से जुड़ी खबर। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच बढ़ेगा संचालन, जल्द शुरू होगा समुद्री अभ्यास। जी हां, भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए संयुक्त समुद्री अभ्यास करेंगी ताकि परिचालन को बेहतर समझा जा सके। ऐसा मंगलवार को चांगी नौसेना बेस पर आयोजित INS शक्ति पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट रीड एडमिरल राजेश धनखड़ ने कहा। जी हां, कार्यक्रम में सिंगापुर के लगभग 150 लोग, राजनयिक, मिशन के प्रमुख और भारतीय प्रवासी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर राजेश धनखड़ ने कहा कि भारत और सिंगापुर की नौसेनाएं भारत सिंगापुर के 31वें संस्करण को आयोजन करने की तैयारी कर रही है। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इसी साल विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में आप लोग भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक की पार्टी से एक और सांसद ने किया दल बदल, लेबर पार्टी में जाकर हुआ शामिल। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से बुधवार को एक और सांसद ने दल बदल किया और कहा कि टोरी अब अक्षमता और विभाजन का पर्याय बन गए हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की टोरी नाम से भी जाना जाता है। डोवर से सांसद नताली एल फिस्के ने लेबर पार्टी में शामिल होने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ते हुए सुनक पर वादे तोड़ने और मुख्य वादे भूलने का आरोप लगाया है। सुनक की पार्टी में पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरा दल बदल है। जी हां, साथ ही झेलम नदी में सबसे बड़ा हादसा, नाव पलटने से 2 लोग लापता, 7 को किया रेस्क्यू। जी हां, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के हतिवारा इलाके में झेलम नदी में 9 मजदूरों को ले जा रही एक नाव पलट गई, जिसके बाद 7 लोगों को बचा लिया गया जबकि 2 अन्य लापता हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि नाव में 9 गैर स्थानीय लोग सवार थे जो हतिवारा में पलट गई, जबकि स्थानीय लोगों के प्रयासों से 7 लोगों को बचा लिया गया जबकि 2 अन्य अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि SDRF की टीमों, पुलिस और स्थानीय लोगों ने 2 लापता व्यक्तियों को बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, अग्निवीर बनने के लिए क्यों तैयार है नेपाली गोरखा, इसका रशिया की भाड़े वाली फौज से क्या है कनेक्शन। आपको बता दें, भारतीय सेना में अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल के गोरखा अब सकारात्मक रुख दिखाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि रूस की भाड़े वाली फौज में भर्ती होकर मरने से ज्यादा बेहतर अग्निवीर बनना है। भारत ने जब अग्निपथ योजना लागू की तो इसको लेकर नेपाल सरकार ने भी विरोध जताया था कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए बेकरार रहने वाले गोरखा युवा कहां जाएंगे। इसको लेकर डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत हुई थी। दोस्तों, नेपाल के प्रचंड पुष्प कमल दहल प्रचंड पिछले साल जब भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये गोरखाओं की भर्ती को लेकर मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और नेपाल ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखा भेजने बंद कर दिए। अग्निपथ भर्ती योजना की वजह से नेपाल और भारत के बीच 200 साल के सैन्य संबंधों की विरासत खतरे में पड़ चुकी है। वहीं नेपाली गोरखा भर्ती के दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा ने खुलासा किया है कि नेपाली गोरखा युवा रशिया की सेना में भर्ती हो रहा है। ये संख्या तकरीबन 15,000 से ज्यादा है। बाकी रशिया की सेना में उनका क्या हाल हुआ दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अग्निवीर को ठुकराने वाले गोरखा अब अग्निवीर में शामिल होना चाह रहे हैं। क्या इस पर भारत सरकार को इन्हें शामिल करना चाहिए? दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, इजराइल ने राफा में उतारे टैंक, बरसाए बम, जगह छोड़कर भागने को मजबूर हुए फलस्तीनी। जी हां, इजराइल ने बुधवार को गाजा के राफा में भीषण बमबारी की। सेना ने कहा कि जमीनी सैनिकों ने दक्षिणी गाजा शहर में छापे मारे हैं। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय आपत्तियों को खारिज करते हुए राफा में टैंक उतार दिए हैं। इस बीच मिस्र की सीमा पर महत्वपूर्ण राफा क्रॉसिंग पर इजराइल के कब्जे के बाद हजारों की संख्या में लोग दीर अल बलाह शहर में आ रहे हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी है कि इजरायली सुरक्षा बलों का राफा पर अटैक करना एक रणनीतिक भूल होगी। इस मामले में ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि हर दिन जब इजरायली अधिकारी जीवन रक्षक सहायता को रोकते हैं तो ज्यादा फलस्तीनियों को मरने का खतरा होता है। तो वहीं बता दे, पाकिस्तान ने 300 करोड़ में खरीद लिया सड़ा हुआ गेहूं। वीडियो देख कहेंगे ये जानवर भी ना खाएं। बुरे फंसे शहबाज शरीफ। जी हां, पाकिस्तान बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच पाकिस्तान में एक बड़ा गेहूं आयात घोटाला सामने आया है। रिपोर्ट के
मुताबिक इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को $1 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में आयात किया गया गेहूं एकदम बेकार क्वालिटी का है। पाकिस्तान में गेहूं के आयात के बाद दाम में कमी देखी जा रही है, जिसके खिलाफ किसान 10 मई को विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि कार्यवाहक सरकार गेहूं का आयात करती रही, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक दर से घट गया। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्रों को अधिक आयात की अनुमति के सरकार के फैसले ने बिचौलियों और निगमों को किसानों का शोषण बढ़ाया। इन आरोपों के बीच एक्स पर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान नाम के एक अकाउंट ने वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो में जो गेहूं का हाल है दोस्तों, आप देखकर कहेंगे कि इसको तो जानवर भी ना खाएं। तो वहीं बता दे, चीन किसी भी कीमत पर ग्वादर पर चाहता है कब्जा। पाकिस्तानी शहर को जेल बना रहे हैं जिनपिंग भड़के बलूच। जी हाँ, पूरी दुनिया जानती है कि चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा करने में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अपनी पब्लिक से सच छिपाने में लगी है। चीन ग्वादर शहर की बाड़बंदी करना चाहता है। चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बाड़बंदी आतंकी हमलों से बचने के लिए है। बलूच राजनेता, कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन और आम लोग बाड़बंदी के खिलाफ हैं। प्रमुख बलूच कार्यकर्ता डॉक्टर मेहरंग बलूच ने एक्स पर इन सुरक्षा उपायों के उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। मेहरंग बलूच ने कहा कि आप 1 लाख से ज्यादा लोगों को पिंजड़े में बंद करके निवेश को सुरक्षित नहीं रख सकते। उन्हें अपमानित करना, सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना, सुरक्षा के नाम पर खुले समुद्र में मछली पकड़ने के अधिकार से रोकना और हर किलोमीटर की यात्रा के बाद लोगों से पूछताछ करना कि वे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये सुरक्षा नहीं बल्कि सुरक्षा के नाम पर अपमान है। तो वहीं उन्होंने इस कथित सुरक्षा उपायों के पीछे भू राजनीतिक इरादों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चीन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे लोगों की मदद से ग्वादर पर कंट्रोल चाहता है। तो वहीं बता दें, विदेशी मंत्री मूसा जमीर का पहला भारत दौरा। भारत से तल्ख रिश्तों के बीच साझेदारी मजबूत करने की कवायद। जी हाँ, मालदीव और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिशों के तहत विदेश मंत्री मूसा जमीर अपने पहले भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे का मकसद भारत के साथ दीर्घकालिक रिश्तों को और मजबूत बनाना है। पहली द्विपक्षीय और आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर बुधवार को रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 8 से 10 मई तक अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री मूसा भारतीय समकक्ष डॉक्टर जयशंकर जी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत और मालदीव की दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा और विस्तारित करने पर चर्चा होगी। तो वहीं बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बर्फीले पर्वतीय दर्रे में की जिनपिंग से मुलाकात, लगाए साथ में जाम। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पेरिनी में एक दूरस्थ बर्फीली पर्वतीय दर्रे में मंगलवार को एक निजी बैठक के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की। जिनपिंग सोमवार को फ्रांस की यात्रा पर पहुंचे। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कारोबारी विवाद और यूक्रेन युद्ध से जुड़े मुद्दे ही हावी हैं। मैक्रोन ने स्पेन की सीमा के नजदीक टूहमाले दर्रे में चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। इस स्थान पर मैक्रोन ने बचपन में अपने दादी के साथ वक्त बिताया था। तो वहीं आपको बता दें, पीएलए अधिकारियों का शिकार होने से बचे वेई फेंगे लंबे समय से गायब चीन के पूर्व रक्षा मंत्री आए सामने। जी हां, लंबे समय तक जनता के बीच से गायब रहे चीन के पूर्व रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे हाल ही में एक वरिष्ठ चीनी नेता को श्रद्धांजलि देते नजर आए, जिसके बाद से उन्हें लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। लगातार उनको खोजा जा रहा था, लेकिन सोमवार को वेई फेंगे को काफी लंबे समय बाद देखा गया, जिससे पता चलता है कि वो राजनीतिक रूप से सुरक्षित थे। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। तो वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चीन की सत्ता में फिर से वापसी कर सकते हैं पूर्व रक्षा मंत्री जनरल फेंगे। तो वहीं बता दें, पूर्व पीएम इमरान खान को मिला अमेरिका का साथ। पीटीआई नेताओं से मिले अमेरिकी राजनयिक। जी हां, पीटीआई चीफ इमरान खान को अमेरिका का साथ मिला है। दरअसल अमेरिका ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समेत देश के सभी कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम और पीटीआई नेता उमर अयूब खान सहित पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अन्य नेताओं के बीच एक बैठक की बात भी स्वीकार की। तो वहीं बता दें, अमेरिका में फलस्तीनी समर्थकों के बवाल ने दिलाई वियतनाम युद्ध की याद। क्यों चिंता में है भारतीय नागरिक? इजराइल और हमास में जारी खूनी जंग के बीच अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फलस्तीनी समर्थकों का बवाल जारी है। इसी बीच अमेरिकी पुलिस ने बुधवार को जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में फलस्तीनी समर्थकों के टेंट को उखाड़ फेंका है। साथ ही दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक भारतीय मूल के छात्र के गिरफ्तार किए जाने की खबरें आने के बाद भारतीय छात्रों के माता पिता काफी चिंतित हैं। वो अपने बच्चों को फोन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन से अलग रहने की भी सलाह दे रहे हैं और
उनको अपने बच्चों की काफी ज्यादा चिंता भी हो रही है और चिंता होना भी स्वाभाविक है। तो वहीं बता दें, सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, बयान से बढ़ा रहे थे पार्टी की मुसीबत। जी हाँ, लेकिन क्या पद से इस्तीफा देने से कम होंगी कांग्रेस की मुश्किलें? आपको बता दें, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने अपने एक बयान पर शुरू हुए विवाद के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा ने उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चाइनीज और दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीकियों से कर दी थी। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा तो कर लिया, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। इतिहास गवाह है कि सैम पित्रोदा जब भी चुनावों के दौरान ऐसे बयान देते हैं तो कांग्रेस मुसीबत में पड़ जाती है। ताजा मामला भी अलग नहीं है, जब संविधान और लोकतंत्र पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते सैम पित्रोदा बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे बैठे। बयान सैम पित्रोदा ने दिया और बीजेपी जवाब राहुल गांधी से मांग रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव के बीच क्या सैम पित्रोदा ने 2019 वाली गलती कर दी है, और क्या सैम पित्रोदा के पद से इस्तीफा देने से कांग्रेस की मुसीबतें कम होंगी? क्या लगता है आपको दोस्तों इनके जवाब? अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, राम लला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा जो भाव पहले था वही आज भी है। जी हाँ, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को अयोध्या के राम मंदिर में गए और वहां भगवान राम के समक्ष शीश नवाया और प्रार्थना की। बुधवार दोपहर अयोध्या पहुंचे खान ने राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में गए और विशेष प्रार्थना की तथा भगवान राम के सामने शीश नवाया। खान ने कहा कि मैं जनवरी में 2 बार अयोध्या आ चुका हूं, जो भावना उस समय थी वही आज भी है, और मैं कई बार अयोध्या आ चुका हूं। ये हमारे लिए सिर्फ खुशी की बात नहीं है, बल्कि अयोध्या आना और श्री राम की पूजा करना गर्व की बात है। तो वहीं आपको बता दें, अकबरपुर का नाम लेने में भी संकोच होता है। जी हाँ, सीएम योगी ने कहा हमें गुलामी के निशानों को समाप्त और विरासत का सम्मान करना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये यहाँ का नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में संकोच लगता है और अब ये सब बदल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही देश की आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ऐसे में योगी जी के इस बयान पर आपकी क्या राय होगी? साथ ही साथ बता दें, जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस ने किया तलब। क्या है पूरा मामला? दरअसल कर्नाटक पुलिस ने भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस ने समन भेजा है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। मालवीय के साथ बीजेपी चीफ के साथ भी पूछताछ की जाएगी। दरअसल मामला एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट को लेकर है, जिसमें राहुल गांधी और सिद्धारमैया के एनिमेटेड चरित्र दिखाए गए हैं। क्लिप में SC, ST और OBC समुदाय को एक घोंसले में अंडे के रूप में चित्रित किया गया है और इसमें राहुल गांधी को भी सुझाव दिया गया है। गांधी ने मुस्लिम समुदाय का लेबल लगाकर एक बड़ा अंडा लगाया, ऐसा पेश किया गया जैसे कि मुस्लिम समुदाय को दर्शाने वाले चूजे को धन दिया जा रहा है, जो बाद में SC, ST और OBC समुदायों को बाहर निकाल देता है। इसको लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। मामले में ECI के निर्देश पर बेंगलुरु पुलिस ने नड्डा और अमित मालवीय को समन भेजा है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, खड़गे का केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम की वास्तविक रुझान है। दरअसल किस कदर विपक्ष बौखलाया हुआ है, इस खबर से आप समझ पाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को दावा किया है कि देश में 3 चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमगा रही है और उन्होंने अपने ही मित्रों पर हमला शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव परिणामों के असली रुझान को दर्शाता है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। बहरहाल दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट भी आप देख पा रहे होंगे, लेकिन किसकी कुर्सी डगमगा रही है, किसके पैर कांप रहे हैं, वो तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। बहरहाल आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों खड़गे के इस बयान पर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत।